हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 8 का जो अध्याय 2 है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इसका भाग 1। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टा पे हैं तो आप इंस्टा पे हिंदी मीडियम एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तरह तरह की जानकारियाँ अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे हैं तो ये फेसबुक आईडी है, यहाँ से भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कि मैथ्स के लिए के स्टडी और इंग्लिश मीडियम में साइंस के लिए है डीएस साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पर देखो, इस अध्याय में जो सबसे पहले हमें सीखना है वो ये है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये ऐसे जीव होते हैं जो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आएंगे। इनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करना होता है। ये जो आपको यंत्र नज़र आ रहा है इसे बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो जब हम इससे देखेंगे तब ये कहीं जाके हमें नज़र आते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव बोल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे और इनको देखने के लिए हमें किसी उपकरण की सहायता लेनी पड़ेगी, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र। ठीक, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी परिभाषा आप लिखोगे कैसे, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पेपर में कैसे लिखना है। तो अगर पेपर में पूछा जाए सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं तो आपको लिखना है ऐसे जीव जो इतने छोटे अर्थात सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है, उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक, तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो अगर पेपर में आता है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं तो आप आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये 4 मुख्य वर्ग हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा वर्ग नहीं होते, इनके अलावा भी और टाइप के सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि वायरस के बारे में आपने सुना होगा यानी विषाणु। लेकिन जो मुख्य हैं वो ये 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है जीवाणु। ठीक है, पहला वर्ग क्या है, जीवाणु, जिसे इंग्लिश में हम बैक्टीरिया बोलते हैं। इसका उदाहरण है राइजोबियम, बैसाइलस। ठीक है, ये सब क्या है, जीवाणुओं के उदाहरण है। और दूसरा जो ग्रुप है या दूसरा जो वर्ग है वो है कवक, जिसे हम फंजाई बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कवक के उदाहरण है पेंसिलियम, राइजोप्स। तीसरा है प्रोटोजोआ। ठीक है, जो प्रोटोजोआ है इसके उदाहरण है अमीबा या पैरामीशियम। चौथा है शैवाल, जिसे हम एल्गी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल या इसके उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो आपको ये जो 4 मुख्य वर्ग हैं इनके नाम तो याद होने ही चाहिए, साथ ही साथ इनके उदाहरण भी याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि जीवाणु के 2 उदाहरण दे दो, तो आपको ये याद होंगे तभी तो आप उदाहरण दे पाओगे। ठीक है, इसी तरह से बाकियों के बारे में भी पूछा जा सकता है, उनके उदाहरण के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये चारों वर्ग याद होने चाहिए, हर एक के उदाहरण कम से कम 2 उदाहरण याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम इनकी जरा एक बार इमेज देख लेते हैं। आपकी किताब में से ही मैंने ये इमेज लगाई है इनकी। ठीक है, ये जीवाणु है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये स्पाइरल जीवाणु हैं, जो आपको ये दिख रहे हैं ये छड़नुमा जीवाणु हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखो ये जो दिख रहा है ये क्लेमाइडोमोनास है, ये एक तरह का शैवाल होता है। और जो आपको ये नज़र आ रहा है ये स्पाइरोगाइरा है, ये भी एक तरह का शैवाल होता है। इसी तरह से यहाँ पर जो चित्र है इसमें जो ये दिखाए गए हैं ये प्रोटोजोआ हैं। ठीक है, तो जो अमीबा है वो एक प्रोटोजोआ होता है, इसी तरह से पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ होता है। ठीक, चौथा जो वर्ग है वो क्या था, कवक का। तो जो कवक हैं उनके उदाहरण ये राइजोपस, पेंसिलियम, एस्परजिलस। ठीक है, तो यहाँ से भी आप उदाहरण याद कर सकते हो, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ये 4 मुख्य वर्ग हैं जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक, इनका उदाहरण आपने देख लिया। मैंने क्या बोला, ये सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्ग हैं, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा वर्ग नहीं है कोई। जैसे कि वायरस या विषाणु हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में वायरस, आपने जरूर सुना होगा। जब से कोरोना वायरस आया तब से तो इसके बारे में आपने सुना ही होगा कभी न कभी। तो जो ये वायरस है ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, मतलब ये भी सूक्ष्म जीवों का ही एक वर्ग है, लेकिन ये बाकियों से बहुत ज़्यादा अलग है, इसीलिए मैं इसको अलग से पढ़ा रहा हूँ और आपकी किताब में भी इसको अलग से लिखा हुआ है। बाकी सूक्ष्म जीवों से विषाणु बिल्कुल अलग कैसे होते हैं, देखो ये इसलिए अलग होते हैं क्योंकि जो ये वायरस या विषाणु होगा
ये जब तक किसी दूसरे सजीव जीव की कोशिका के अंदर नहीं चला जाता तब तक ये ऐसे रहेगा जैसे ये मरा हुआ है, इसके अंदर कोई हरकत ही नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये किसी सजीव की कोशिका के अंदर चला गया तुरंत ये ऐसा हो जाएगा जैसे ये जिंदा हो गया हो, और फिर ये अपने वंश की वृद्धि करेगा, मतलब अपने आप को बढ़ा लेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है ना, इस तरह से अपनी संख्या ही बढ़ा लेगा। ठीक, तो इसीलिए बाकियों से अलग है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देखो, विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं परंतु ये बाकी सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं क्योंकि ये केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं तथा शरीर के बाहर ये मृत समान होते हैं। ठीक है, तो जब तक किसी के शरीर में नहीं जाएंगे ये ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही शरीर के अंदर चले गए किसी के, वैसे ही ये जिंदा हो जाएंगे और अपनी संख्या बढ़ाने लगेंगे। इतना आपको समझ में आ गया है। अब आप कुछ रोगों के बारे में जरूर ध्यान रखना जो वायरस के द्वारा फैलते हैं। हालांकि जितने भी तरह के वर्ग हमने पढ़े हैं अभी सूक्ष्मजीवों के, सबके बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन वायरस का यहाँ से आप याद रख लो कि कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू भी बोलते हैं, एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। ठीक है, कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो हो गया, खसरा हो गया, ये भी विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, तो आप इन रोगों के नाम याद रखना कि ये चीज़ें वायरस से होती हैं। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में हम हर एक के बारे में डिटेल में देखेंगे कि विषाणु से कौन से रोग होते हैं, जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं, वो सब हम अगली वीडियो में डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे ये पाए जा सकते हैं। तो इसका उत्तर है हर जगह। मतलब सूक्ष्म जीव हर उस जगह पाए जा सकते हैं या पाए जाते हैं जहाँ जीवन संभव है। ठीक है, तो ये मृदा यानी मिट्टी, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर तथा अन्य प्राणियों के शरीर के अंदर, बाकी पौधों के शरीर के अंदर, पौधों के शरीर के ऊपर, हर जगह पाए जाते हैं। ठीक, तो ये तो वो हो गया जहाँ पे हमें लगता है कि चलो यहाँ पर तो जीवन संभव है, यहाँ पे पाए ही जाएंगे। इसके अलावा जहाँ किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पर जीवन नहीं हो सकता, वैसी जगहों पर भी ये पाए जाते हैं। जैसे तापीय चिमनी जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान होता है, ठीक है, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। मिट्टी के बहुत गहराई में भी, ठीक है, ये पाए जाते हैं। बर्फ़ की ठंडी परतों के कई मीटर नीचे भी ये पाए जाते हैं। जहाँ पर उच्च अम्लीय पर्यावरण है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो मतलब कि देखो इतनी गर्मी पे हमें क्या लगता है कि जीवन हो नहीं सकता, लेकिन वहाँ पर भी सूक्ष्मजीव होते हैं। बर्फ़ की बहुत ठंडी परतों के अंदर हमें लगता है जीवन नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ भी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो सूक्ष्मजीव लगभग हर उस जगह पाए जाते हैं जहाँ थोड़ी सी भी संभावना है कि यहाँ जीवन हो सकता है। ठीक है, तो जब भी पेपर में आएगा तो आप लिख सकते हैं सूक्ष्मजीव लगभग हर जगह पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के बाहर, बाकी प्राणियों के शरीर के अंदर, उनके बाहर, ठीक है, पानी में, मिट्टी में, ठंडी बर्फ में, हर जगह ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। देखो ये इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस वीडियो में, ये बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन अगली वीडियो लंबी होगी, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में।